आज हम अप्लाइड केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज हार्डनेस ऑफ वाटर के हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे आज। तो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी कंटामिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म CHCl3। The level of contamination was 15 ppm by mass. Find the percentage of mass and molality. So आज हम अप्लाइड केमिस्ट्री का नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं बेस्ड ऑन द हार्डनेस ऑफ वाटर। न्यूमेरिकल हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास गिवन है, फर्स्टली वो हम राइट करेंगे। ppm की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज इक्वल टू 15। सो ppm का पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन है हमारे पास ppm का फॉर्मूला आता है हमारा मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन into 10 raised to power 6 into 10 raised to power 6। तो अब हमें पता है ppm की वैल्यू हमारे पास गिवन है दैट इज इक्वल टू 15 और ये हमने फाइंड आउट करना है मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो फर्स्ट हम निकालेंगे द परसेंटेज ऑफ मास। फर्स्ट इसमें निकालेंगे परसेंटेज ऑफ मास। हमें इसमें सिर्फ ppm की वैल्यू गिवन है वो हमारी है 15। फर्स्ट पॉइंट हम इसमें निकालेंगे परसेंटेज ऑफ मास विच इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा परसेंटेज ऑफ मास। तो मास ऑफ सोल्यूट हमें गिवन है दैट इज इक्वल टू 15 और सॉल्यूशन का मास हमारे पास कितना है 10 रेज़ टू पावर 6 इनटू 100। तो ये जो पावर नीचे आएगी तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे तो इसको सोल्व करेंगे, हमारी वैल्यू किसकी इक्वल होगी दैट इज इक्वल टू 15 इंटू 100 into 10 raised to power minus 6. So it is equal to 15 into 10 raised to power minus 4. So percentage of mass कितना आ गया 15 into 10 raised to power minus 4, या इसको हम राइट कर सकते हैं और 1.5 into 10 raised to power minus 3। इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं 15 into 10 raised to power minus 4, या हम राइट कर सकते हैं इसके ऊपर इसके बीच में हमने पॉइंट लगा दिया 1.5 into 10 raised to power minus 3। तो ये हमारा निकल गया परसेंटेज ऑफ मास। परसेंटेज ऑफ मास की हमारे पास वैल्यू आई 15 into 10 raised to power minus 4 और 1.5 into 10 raised to power minus 3। So next अब हम फाइंड करेंगे, नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मोलैलिटी। सो मोलैलिटी निकालने का हमारे पास फॉर्मूला आता है मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सो मोल्स ऑफ सोल्यूट, सो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ moles of solute divided by weight of solvent in kg, weight of solvent in kg। so moles of solute को हम डिनोट करेंगे N2 से और इसको हम डिनोट करेंगे W1 से। so N1 by W1। so moles of solute को हम डिनोट करेंगे N1 से, वेट ऑफ सॉल्यूशन किलोग्राम में है तो इसको डिनोट करेंगे W1 से। सो मोलैलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट बाय मॉलिक्यूलर। अब हमारे पास मोल्स ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है N1 इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट
सो हमारा परसेंटेज ऑफ मास निकल गया 15 इंटू 10⁻⁻⁴, या इसको हम राइट कर सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻⁻3। सो मोल्स ऑफ सोल्यूट का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट N1 इज इक्वल टू moles of solute N1 is equal to weight of solute divided by molecular weight, molecular mass of solute divided by molecular mass of solute which can be denoted by W2 by M2 divided by weight of solution in kilogram, weight of solution in kilogram, weight of solvent in kilogram. तो मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला क्या बना, वेट ऑफ सोल्यूट बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. सो नाउ 15 ppm is equal to 15 parts per million is equal to 10⁻⁶ parts of, जो 15 parts per million है वो हमारा किसके इक्वल है, 15 ग्राम इन 10⁻⁶ सॉल्यूशन, 15 ग्राम इन 10⁻⁶ सॉल्यूशन. और ये हमारा क्या होगा, दिस वन इज सोल्यूट एंड दिस वन इज सॉल्यूशन. सो इसमें क्या होगा, ये हमारा क्या है सोल्यूट एंड दिस वन इज सॉल्यूशन. सो 15 ppm is equal to 15 ग्राम इन 10⁻⁶ सॉल्यूशन. तो इसमें हमारा W1 हमने अप्रोक्सीमेट ले लिया, दैट इज 10⁻⁶ ग्राम. W1 is equal to 10⁻⁶ ग्राम. इसमें बस हम वैल्यूज पुट करेंगे. सो इसमें मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे. वेट हमारा हो गया दैट इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय M2 इंटू, हमने मोलैरिटी फाइंड करनी है. सो मोलैरिटी इज इक्वल टू 15 इंटू 15 डिवाइड बाय M2, क्योंकि हमने क्या है मोलिकुलर मास हमें पता नहीं है M2, डिवाइड बाय 10⁻⁶. अगर हम इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 1000. अब हमें पता है मोलिकुलर मास हम कैसे निकालेंगे, हमें क्लोरोफॉर्म का पता है CH3, तो इसका मोलिकुलर मास कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 12 + 1 प्लस 35.1 इंटू 3, 35.1 इंटू 3. क्लोरोफॉर्म का होता है, क्लोरीन का होता है 35.1 इंटू 3. तो इसको, इस टर्म को हमने ले लिया कि ये टर्म हमारी क्या है, x है. तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी, हमारी मोलैरिटी क्या फाइंड होगी. सो मोलैरिटी इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय x इंटू 10⁻�3. सो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 15 इंटू x, 15 डिवाइड बाय x इंटू 10⁻3, विच कैन बी रिटन एज, तो ये हमारी फाइंड होगी मोलैरिटी. तो ये हमने मोलैरिटी भी फाइंड कर ली और परसेंटेज ऑफ मास भी फाइंड आउट कर लिया. यही हमने फाइंड आउट करना था. तो इसको हम इसकी यूनिट्स लिखेंगे पीछे, मोल पर किलोग्राम, मोल पर किलोग्राम.
कंटिन्यूसली क्या है उसका लेवल इंक्रीज होता रहेगा, और उसमें अगर साल्ट्स हैं Ca2 पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव और अदर इम्प्योरिटीज उसके साथ ऐड है, तो वो भी क्या है बॉइलिंग के साथ वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट कर देंगे। सो बॉयलर किस लिए यूज होता है? इट इज यूज्ड टू स्टीम जनरेशन। सो अगर हार्ड वाटर को हम कॉन्टिन्यूसली इवेपोरेट करेंगे तो उसमें क्या जो डिजोल्व्ड साल्ट्स है उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो वाटर उसमें से इवेपोरेट हो जाएगा और जो कुछ इम्प्योरिटीज हैं वो क्या हो जाएंगी, उस बॉयलर के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज हैं वो रह जाएंगी इनर पार्ट में, और वाटर क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। सो बॉयलर इज यूज्ड टू स्टीम जनरेशन in scale and sludge formation. Boiler is used to steam generation. Boiler is used to steam generation. बॉयलर किस लिए यूज होता है, हमारी स्टीम को जनरेट करने के लिए। अगर हम हार्ड वाटर को कंटिन्यूसली इवेपोरेट करते रहेंगे, when hard water continuously get evaporated, when hard water continuously get evaporated, continuously get evaporated, अगर जो हमारा हार्ड वाटर है उसको हम कंटिन्यूसली क्या करेंगे, इवेपोरेट करेंगे एक बॉयलर में, सो इट इंक्रीजेस द इन अ बॉयलर, it increases the concentration of dissolved salts, concentration of dissolved salts। तो इसकी जो कंसंट्रेशन है, जो साल्ट इसमें डिसॉल्व हुए उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ही हार्ड वाटर क्या होगा, इवेपोरेट होगा, तो इसमें जो साल्ट्स हैं Ca2 पॉजिटिव और उसके साथ अदर इम्प्योरिटीज हैं वो क्या होगी, वाटर तो उसमें इवेपोरेट हो जाएगा और वो कुछ इम्प्योरिटीज हैं वो क्या इनर पार्ट्स में रह जाएंगे। सो देन द सोल्ट्स Ca2 पॉजिटिव, then the salts Ca2 positive and Mg2 positive and other impurities और उसके साथ जो और इम्प्योरिटीज है वो क्या होंगी, अदर इम्प्योरिटीज आर प्रेसिपिटेटेड और सोल्यूबल हो जाएंगे, वाटर इसमें से इवेपोरेट हो जाएगा और वो इनर पार्ट में इम्प्योरिटीज क्या हो जाएंगी, रह जाएंगी। आर प्रेसिपिटेटेड ऑन द inner parts of boiler, on the inner parts of boiler, after that when the precipitate formed salt, अगर ये precipitate क्या है, salt मतलब कुछ liquid टाइप का फॉर्म कर रहा है या कुछ गम टाइप का होगा, तो इसमें से क्या है, स्लज फॉर्म होगा। सो व्हेन द precipitate formed salts loose and slimy which is also known as sludge, अगर ये हमारा precipitate मटेरियल जो लिक्विड टाइप का है, ये गम टाइप का होगा, तो उसमें से क्या है, स्लज फॉर्मेशन होगी। सो व्हेन द precipitate formed slimy, when the precipitate formed slimy, अगर हमारा जो precipitate है वो फॉर्म हुआ है, वो क्या है, salt loose and slimy, उस टाइप के सब्सटेंस को हम बोलेंगे इट इज ऑल्सो नोन एज स्लज। वो
अगर प्रेसिपिटेट हमारा हार्ड होगा तो वो हमारी टर्म क्या होगी, स्केल। सो व्हेन द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड इज हार्ड, व्हेन द precipitate formed is hard, तो वो हमारी टर्म क्या होगी, देन इट इज कॉल्ड स्केल, क्योंकि इसमें हम दो टर्म्स पढ़ रहे हैं, स्केल एंड स्लज फॉर्मेशन। तो स्लज तो हमारा क्या होगा, इट इज कॉल्ड स्केल। तो इसमें हमारे स्लज और स्केल दो टर्म्स आ रही है। तो स्लज तो हमने वो बोला है, ऐसा प्रेसिपिटेट कब फॉर्म होगा, जब हमारा सब्सटेंस क्या है, कुछ लिक्विड टाइप का होगा मटेरियल या गम टाइप का होगा कि वो चिपक जाएगा, और उस टर्म को हम बोलेंगे स्लज। और अगर हमारा प्रेसिपिटेट जो फॉर्म हुआ है वो हार्ड है, तो उस टर्म को हम बोलेंगे, वो हमारा क्या है, स्केल फॉर्मेशन। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द स्लज फॉर्मेशन। अब हम स्लज फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द स्केल फॉर्मेशन। स्लज फॉर्मेशन क्या है, स्लज क्या होगा, सॉफ्ट होगा, लूज होगा और स्लिमी प्रेसिपिटेट उसमें फॉर्म होगी। सो स्लज हमारा क्या होगा, इज सॉफ्ट, लूज एंड स्लज हमारा सॉफ्ट होगा, लूज होगा और क्या, स्लिमी होगा, जिसमें प्रेसिपिटेट क्या होंगे, फॉर्म होंगे उस बॉयलर में। प्रेसिपिटेटेड फॉर्म्ड इन अ बॉयलर, इसमें क्या है, प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड होंगे इस बॉयलर में ड्यूरिंग द स्टीम जनरेशन, जब ये स्टीम क्या होगी इसमें जनरेट होगी, ड्यूरिंग द स्टीम जनरेशन, तो स्लज हमारा क्या होगा, सॉफ्ट, लूज एंड स्लिमी। ये क्या एक टाइप का लिक्विड होगा जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे, कब, जब स्टीम हमारी क्या होगी, जनरेट होगी। सो स्लज आर फॉर्म्ड बाय सब्सटेंस। स्लज हमें कैसे फॉर्म्ड होगा, जब इसकी सोल्यूबिलिटी क्या है, ये सोल्यूबल होंगे गर्म पानी में। अगर हम कंपेयर करें देन इन कोल्ड वाटर, इसकी सोल्यूबिलिटी हॉट वाटर में ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर। सो स्लज आर फॉर्म्ड बाय सब्सटेंस, sludge are formed by substance, स्लज कैसे फॉर्म होंगे सब्सटेंस में, which have greater solubility, जिसकी solubility क्या है, ज्यादा होगी hot water में, which have greater solubility in hot water than in cold water, इसकी सोल्यूबिलिटी
MgCO3, MgCl2 और CaCl2। सो सब्सटेंस जो हमने लिए वो कौन कौन से हैं? दैट इज MgCl2, CaCl2, MgSO4, CaCl2, MgCl2, MgCl2 and MgCO3। इसमें हमने क्या डिस्कस किया? इसमें हमने फर्स्टली बॉयलर लिया। स्टीम को जनरेट करने के लिए बॉयलर का यूज होता है। जब हार्ड वाटर कॉन्टिन्यूसली उसमें इवेपोरेट करेगा इस बॉयलर में, तो उसकी जो डिजोल्व्ड साल्ट्स हैं उसकी क्या है, कंसंट्रेशन इंक्रीज होती रहेगी। तो इसमें क्या होगा, जो सोर्स हमने लिए Ca2 पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव और उसके साथ कुछ अदर इम्प्योरिटीज है, वो वाटर के साथ क्या हो जाएंगी, इवेपोरेट हो जाएंगे। सो नेक्स्ट हमने लिया, अगर तो हमारे प्रेसिपिटेट फॉर्म हुए हैं, अगर वो लिक्विड या गम टाइप का है मटेरियल तो वो हमारे होंगे स्लज। अगर वो हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है वो हार्ड टाइप का है तो उस टर्म को हम बोलेंगे स्केल। तो स्लज हमारा क्या है, स्लज कैसे फॉर्म हुआ? स्लज इज सॉफ्ट, लूज एंड स्लिमी प्रेसिपिटेटेड फॉर्म्ड इन अ बॉयलर ड्यूरिंग द स्टीम जनरेशन। जब स्टीम जनरेशन के ड्यूरिंग हमारा स्लज क्या होगा, सॉफ्ट, लूज एंड स्लिमी प्रेसिपिटेटेड उसमें फॉर्म होंगे। तो उसमें क्या होगा, इसकी सोल्यूबिलिटी, इसमें इसकी स्लज की सोल्यूबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी देन इन कोल्ड वाटर। और ये क्या है, एक जगह और ये मोस्टली स्लज क्या है, कहाँ पाया जाता है, कोल्ड पार्ट्स ऑफ द बॉयलर। और ये एक जगह क्या है, कलेक्ट हो जाता है जब इसका फ्लो रेट क्या होगा, कम होगा। सो नेक्स्ट अब हम इसकी क्या करेंगे, डिसएडवांटेजेस ऑफ स्लज फॉर्मेशन। So now we will discuss about the disadvantages of sludge formation. So what are the disadvantages of sludge formation? तो इसमें हम फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। डिसएडवांटेज में हम फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, दैट इज वेस्टेज ऑफ हीट। फर्स्ट इज वेस्टेज ऑफ हीट। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा वेस्टेज ऑफ हीट। स्लज क्या है, पुअर कंडक्टर्स के होते हैं। सो इसी की वजह से इसमें जो हीट प्रोड्यूस होती है वो क्या है, बहुत अमाउंट में वो वेस्ट हो जाती है। अगर पानी के अंदर हम स्लज को पानी के अंदर स्लज है तो वो हीट को क्या करेगा, वेस्ट करेगा। सो स्लज क्या है, इस तरह ये पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट है, जिसकी वजह से जब ये हीट करता है तो वो क्या है, ज्यादा अमाउंट में वो क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। सो स्लज आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। स्लज आर poor conductor of heat. That's why sludge क्या है, poor conductors है। So इसी तरह that's why it waste a lot of amount of heat. That's why it waste a lot of amount of heat. तो इसी तरह ये बहुत अमाउंट में हीट क्या करती हैं, वेस्ट करती हैं। इट वेस्ट ए लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट। सेकंड हम डिस्कस कर सकते हैं, दैट इज चोकिंग ऑफ पाइप। अगर हमारा स्लज क्या है उस पाइप में एक्सेस है तो वो क्या करेगा, चोक करेगा। अगर ज्यादा अमाउंट में स्लज है तो पाइप के अंदर कलेक्ट हो जाएगा और पानी का फ्लो उसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वो चोक करेगा। सो सेकंड हमारा है चोकिंग ऑफ पाइप, जो कि हम नेक्स्ट
एडवांटेज में डिस्कस करेंगे।